नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो बोलते हैं कि हम वैली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हम वैली है, ये कहाँ पर स्थित है? हम वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? हम वैली ऊना में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऊना में जो है हम एक खड्ड भी जो है वो बहती है, तो हम वैली जो है वो वहीं से नाम डिराइव होता है। ऊना की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऊना में वैसे सवां वैली और सवां नदी, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवां वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये ऊना में स्थित है। सवां नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? ये ऊना में जो है वो बहती है। सवां नदी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? सवां नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है वो ऊना में जो है वो रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। तो रिवर ऑफ सॉरो अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है। अच्छा, पिछले कल भी हमने ऊना के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। हमने पढ़ा था IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऊना में जो है वो स्थित है। हमने पढ़ा था PGI सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये जो है ये ऊना में जो है वो स्थित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी थी, तो हाईएस्ट डिसेनियल ग्रोथ रेट रही है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, वो रही है 16.26%। कितनी रही है? 16.26% रही है। मिशन अलाइड में ही हमने ये पढ़ा है। और हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी है? वो है 12.94%। 12.94% जो है ये हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ रेट रही है। वैसे तो ऊना में अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो ऊना में आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र ऊना में आते हैं। चलो ठीक है। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊना का एरिया ही अगर आपसे पूछ लिया जाए सपोज, तो ऊना का एरिया कितना है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऊना का एरिया है। और ये पूरे हिमाचल का 2.77% जो है वो कवर करता है। 2.77% कवर ये करता है हिमाचल का। तो ये आपने बेसिक से क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे जान लिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अर्जुन गुफा लोकेशन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से अर्जुन गुफा का जो स्थान है, अर्जुन गुफा की जो लोकेशन है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखो, अर्जुन गुफा के बारे में बोलते हैं कि ये लेफ्ट बैंक ऑफ पार्वती रिवर के स्थित है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास के स्थित है, या फिर ये लेफ्ट बैंक ऑफ उहल के स्थित है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ मल्लाना के स्थित है। ये अर्जुन गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, मनाली के समीप जो है वो स्थित है, और ये लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास के जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास के जो है ये अर्जुन गुफा स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अर्जुन गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मनाली में जो है वो स्थित है। लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर जो है वो स्थित है प्रीणी विलेज के समीप जो है ये स्थित है। प्रीणी विलेज जो है इंपॉर्टेंट विलेज है एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट की एक अट्रैक्शन बनी रहती है यहाँ पर मनाली के समीप। तो प्रीणी विलेज आपने ध्यान रखना है। ब्यास नदी के किनारे जो है ये भी स्थित है। मनाली जो है वो कहाँ पर स्थित है? मनाली भी जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। कुल्लू कहाँ पर है? कुल्लू भी ब्यास नदी के किनारे स्थित है। मंडी कहाँ पर है? मंडी भी जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। पंचवक्रतवा मंदिर जो अभी आपने देखा, तो वो भी जो है वो वहीं पर स्थित है, मंडी में ही स्थित है। अब यहाँ से ही अगर हम बात कर लेते हैं मनाली के बारे में कुछ और, तो मनाली में क्या है? मनाली में जो है माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये मनाली में जो है वो स्थित है। पर्वतारोहण संस्थान जो है वो इसे कहा जाता है। और ये जो पर्वतारोहण संस्थान है ये 1961 में जो था वो खोला गया था। अब मनाली में जो है वो क्या है? हडिम्बा माता का मंदिर है। डुंगरी मेला जो है वो यहाँ पर लगता है। डुंगरी मेला हडिम्बा माता को जो है वो समर्पित है। मनाली का नाम जो है वो मनु के नाम से जो है वो पड़ा है। तो यही सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। और ये लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास आपने डेफिनेटली ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाए, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ ले जाए, हो सकता है किसी भी तरह पूछ ले जाए। बस आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको एग्जैक्टली जो है वो ऐसे ही याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहले में बोलते हैं द कंटेम्प्रेरी चीफ ऑफ मंडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु गोविंद सिंह वॉज राजा सिद्धसेन। की राजा सिद्धसेन जो था वो मंडी के थे राजा थे, और ये गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 1823 द गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट विजिटेड शिमला। चलो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ ली।
मैं आंसर तो बताऊंगा ही, उससे पहले आप सोचो, माइंड में सोचो कि क्या इसका सही आंसर होगा, थोड़ा सा आपका भी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि पेपर की तैयारी तो कर ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट से अब मैं बात करता हूँ, होपफुली कि आपने सोच लिया होगा कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है। पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। तो मंडी के राजा सिद्धसेन ही थे जो मंडी के राजा सिद्धसेन ही थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो था वो समकालीन थे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके पास। यहीं से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो बता देता हूँ मंडी के राजा सिद्धसेन के बारे में। ये बड़े ही कुशल योद्धा जो था वो माने जाते थे। इनके कार्यकाल के दौरान एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था मियाँ जीपू। मियाँ जीपू इनके कार्यकाल के दौरान वजीर थे। सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान जो था वो गुरु गोविंद सिंह जो था वो मंडी आए थे, मंडी की यात्रा की थी। सिद्धसेन के द्वारा जो था पंचवक्रत्वा मंदिर, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, पंचवक्रत्वा मंदिर भी जो था वो इसका निर्माण करवाया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि अभी मैंने बोला ना कि सिद्धसेन ने ये मंदिर बनवाया था, तो बनवाया एग्जैक्टली सही नहीं होगा क्योंकि अभी जो हमने डिटेल पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है कि पंचवक्रत्वा मंदिर जो है वो अजबर सेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो था वो एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट, ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है वो इसका जिक्र किया गया है कि अजबर सेन ने जो है वो इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। और 1717 में जो था वो बाढ़ आई थी, जिसके बाद मंदिर को जो था वो काफ़ी नुकसान जो था वो हुआ था। बाद में सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या किया गया था, जीर्णोद्वार जो था वो इसका करवाया गया था, आप कह लीजिए रिपेयर इसकी करवाई गई थी। तो सिद्धसेन आपने उस तरह से जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि सिद्धसेन ने क्या किया था, जीर्णोद्वार करवाया था, फिर से जान इसमें डाली थी। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इन 1823 गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट विजिटेड शिमला। आपने पढ़ा है कि लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो था वो शिमला विजिट किया था, परंतु 1823 में नहीं किया था, ये किया था 1827 में, ठीक है, 1827 में। तो इस क्वेश्चन को लेकर आपको ज़रूर कन्फ्यूजन हुआ होगा, परंतु अब नहीं रहेगा क्योंकि अब हमने स्टेटमेंट ही ऐसे पढ़ी कि आपको नहीं भूल सकती। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से अगर हम जानते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो था वो 1827 में शिमला को जो था वो विजिट किया था। शिमला को जो था वो अलग अलग गवर्नर जनरल आते रहे, लॉर्ड आते रहे जो विजिट करते रहे। जब ये आए थे ना 1827 में, तो ये जो था वो कैनेडी हाउस में जो था वो ठहरे थे। ये आपने ध्यान रखना है कि कैनेडी हाउस में ये ठहरे थे। और मेजर कैनेडी के द्वारा भी जो था वो शिमला शहर के लिए जो था क्योंथल के राजा से जो था वो एक रामी रियासत हुआ करती थी, जिसके बदले इन्होंने फागली, बेमलोई, कनलोग, खलीनी, ये 12 गांव जो था वो लिए थे। और महाराजा पटियाला जो था इनसे कैथू, चयोग और बधोग ये गांव जो था वो लिए थे। और 1830 की ये घटना है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके द्वारा भी शिमला की यात्रा की गई थी। तो 1832 में इनके द्वारा शिमला की यात्रा जो था वो की गई थी। 1832 आपने ज़रूर ध्यान रखना है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। और 1888 में आपको पता है कि अनाडेल का जो मैदान है, यहाँ से डुरंड कप जो था वो शुरू हुआ था। डुरंड कप की शुरुआत यहाँ पर 1888 में की गई थी। तो ये हमने बड़े ही बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए अपने। और जो पंचवक्रत्वा मंदिर के बारे में हमने जाना, जो हमने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट और बाकी जो यहाँ पर आए थे उनके बारे में जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट सिख चीफ टू इन्वेड कांगड़ा हिल्स। तो बोलते हैं कि कांगड़ा पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था। तो पहला सिख सरदार जिसने कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था, तो ये पहला सिख सरदार था जस्सा सिंह रामगढ़िया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो जस्सा सिंह रामगढ़िया जो था, इसने जो था ये सबसे पहला था सिख सरदार जिसने कांगड़ा की पहाड़ियों पर जो था वो आक्रमण किया था। यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था, बाद में चलकर राजा घमंड चंद के द्वारा जो था वो इसको हराया गया था। और कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला जब जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था, तो इसको हराया गया था फिर घमंड चंद के द्वारा। और घमंड चंद की जब मृत्यु हो गई थी उसके उपरांत संसार चंद सेकंड ने जो था वो 1782 में जो था वो जय सिंह कन्हैया की सहायता से जो था वो मुगलों से कांगड़ा का किला छीन लिया था। ये घटना हुई थी पूरी इस तरह से कि फिर जय सिंह कन्हैया जो है वो आ जाता है, फिर संसार चंद सेकंड आते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कांगड़ा के महानतम शासक थे। और उन्होंने जो था वो कांगड़ा किला मुगलों से छीन लिया। और जय सिंह कन्हैया ने 1783 में कांगड़ा किला जो था वो क्या किया था, 1783 में अपने कब्जे में ले लिया था और संसार चंद को देने से मना कर दिया था। परंतु 1785 में जो था वो जय सिंह कन्हैया ने जो था वो संसार चंद को जो था ये किला लौटा दिया था।
1785 में लौटा दिया गया बाद में चलकर, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर बाद में चलकर संसार चंद राजा बन गए, उन्होंने बिलासपुर को तंग किया। फिर गोरखाओं को जो था वो बिलासपुर के राजा महानचंद ने बुलाया, गोरखाओं ने जो था वो यहाँ पर आकर अटैक किया, संसार चंद को हराया। संसार चंद ने जो था वो बाद में चलकर फिर संधि करनी पड़ी इनको सिखों के साथ, फिर से महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो था वो संधि करनी पड़ी थी उस टाइम। 1809 की ये बात है जब ये संधि जो था वो करनी पड़ी थी। संधि करनी पड़ी, मदद जो था वो मांगी थी, परंतु बदले में जो था वो इनको किला भी देना पड़ा था और बहुत सारे गाँव जो था वो देने पड़े थे। और इस तरह से जो था वो फिर बाद में चलकर इनका पतन ही हो गया धीरे धीरे चलते चलते, एक हिसाब से आप ये कह देंगे। और फिर कांगड़ा में आप देखेंगे कि कांगड़ा किले पर मुगलों का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। जहांगीर जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो कांगड़ा की यात्रा पर भी जो है वो आते हैं इस तरह से। तो ये सारा सिनेरियो जो था वो रहा था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल। तो इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो पेंट रूफ शैली में जो है वो बना हुआ है, पंचछत्र शैली में जो है वो बना हुआ है। अब पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में इनमें से कौन सा मंदिर बना हुआ है? कभी हम पैगोडा स्टाइल पढ़ लेते हैं, कभी हम पेंट रूफ, कभी हम नगाड़ा स्टाइल जो है वो पढ़ लेते हैं। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल की अगर आप बात हो रही है तो हमने शक्ति देवी टेम्पल पढ़ा है छतराड़ी का, ये मंदिर जो है वो कौन से स्टाइल में है? पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंदिरों के बारे में बात करते हैं। मंदिरों के बारे में इनका आर्किटेक्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिरों का आर्किटेक्ट स्टाइल किस तरह से होता है? अब नैना देवी मंदिर जो है ये तो देखो बड़े ही प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठों में से है और ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है एक तरह से बना हुआ है। और उसके बाद हम चलते हैं, अगर ये जो नैना देवी मंदिर है ये बिलासपुर में है, हम हाटेश्वरी हाटकोटी में जो मंदिर है तो ये मंदिर जो है ये पिरामिड आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं आदि ब्रह्मा टेम्पल जो कोखान में स्थित है, तो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? ये बना हुआ है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही हमने पढ़ा है। हडिम्बा देवी माता का मंदिर जो मनाली में है वो बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो नग्गर में है वो जो है वो बना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखें कि कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बने हुए हैं। और पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में अगर कोई और मंदिर भी हिमाचल में बना हुआ है तो उसमें बिजली महादेव मंदिर आ जाता है, शिरगुल मंदिर आ जाता है, उसमें जो है वो शक्ति देवी छतराड़ी जो कि चंबा में स्थित है वो मंदिर आ जाता है। एक काली देवी मंदिर है जो कि लाहौल मृकुला में जो है वो पड़ता है और ये मंदिर भी जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये हमने पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के टेम्पल जो था वो जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालयस। तो बोलते हैं कि ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालय के लेखक जो है वो कौन है? तो ये जो है वो MS रणधावा के द्वारा जो है वो लिखी गई है किताब। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुछ किताबें हम यहाँ से डेफिनेटली रिवाइज़ करेंगे और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। तो किताबों में यहाँ पर देखिए आप, हर एक किताब ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयाज और HP इट्स ए शेप एंड स्टेट किताब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई है, हिमाचल के ये पहले मुख्यमंत्री थे। हिस्ट्री ऑफ जो हिमालयन अबॉर्ड ऑफ राइट किताब है निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब ये मनमोहन सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब जो है वो विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। मुख्तसर तारीख़ रियासत किताब जो है वो मुख्तसर तारीख़ रियासत किताब चंबा जो है वो गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट किताब जो है वो J हटिशंस के द्वारा लिखी गई है। एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट किताब JPH वोगल के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन सर्किट किताब जो है वो JD खोसला के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू एंड लाहौल किताब GC ब्रूस के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और इसी तरह आपने ध्यान रखना है यहाँ पर हिमालयन पिलग्रिमेज किताब है BN दातार के द्वारा जो है ये लिखी गई है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति है। और ट्रैवल टू कश्मीर किताब है ये APF हारकोट ने जो है वो लिखी है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स किताब जो है WG आर्चर के द्वारा लिखी गई है। कांगड़ा वैली पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इनकी एक और किताब हमने पढ़ी ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालय किताब, ये भी MS रंधावा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये किताबें अब आपने याद रख लेनी है, डेफिनेटली अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो गलत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु लेड द प्रजामंडल मूवमेंट इन बिलासपुर स्टेट इन 1945। तो बोलते हैं 1945 में बिलासपुर राज्य में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिलासपुर में जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व जो था वो नरोत्तम दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर प्रजामंडल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो है वो यहाँ से एकत्रित करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो होता है इस तरह से ना, पूरी कहानी अगर आप इसकी जानेंगे तो ऑल इंडिया पीपल स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1927 में।
और ये जो यहाँ पर जो था इसके जो हेड थे वो सर हारकोट थे। इसमें क्या होता है, बिलासपुर के ना कुछ लीडर थे, जैसे कि दौलत राम संख्यान हो गया, नरोत्तम दत्त शास्त्री हो गया, देवी राम उपाध्याय हो गया। ये जो था इन सभी ने क्या किया, ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस को जो था वो बाद में चलकर ज्वाइन किया। और फिर यहीं से इनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना बिलासपुर प्रजामंडल जो है बनाया जाए। 1945-6 में आपको देखने को मिलता है कि बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो होती है। और इस दौरान बिलासपुर के राजा हुआ करते थे राजा आनंद चंद। ये बिलासपुर के राजा थे और अंतिम शासक भी जो है वो बिलासपुर के यही रहे हैं। आपको पता है कि 1948 में इन्हें बिलासपुर का पहले मुख्य आयुक्त जो था वो बनाया गया था। अगर पूछा जाए ना बिलासपुर का फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसको बनाया गया था, तो आनंद चंद को बनाया गया था। गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा है। इन्होंने जो था वो हिमाचल में मिलने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में चलकर इनको लगता है कि वैसे तो सर्वाइवल जो है वो कठिन है, तो ये 1954 को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिल जाते हैं और हिमाचल प्रदेश का जो है ये 5वें नंबर का जिला जो है वो बिलासपुर बनकर सामने आता है। 4 जिले तो पहले होते थे और राजा आनंद चंद हुए बिलासपुर के। इनको फिर लोकसभा में जो है वो चुन लिया जाता है और इस तरह से जो है वो पूरा सिनेरियो रहता है। अगर हम बात करते हैं प्रजामंडल की, तो देखो प्रजामंडल में जो है वो क्या आता है, सिरमौर प्रजामंडल आता है जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। कुनिहार प्रजामंडल आता है जिसकी स्थापना 1939 में ही की गई थी। तो ये प्रजामंडल आपने और भी ध्यान रख लेने हैं। अलग अलग प्रजामंडल ये बनाए गए थे अलग अलग रियासतों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच मुस्लिम रूलर कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क्यू इनसाइड द फोर्ट ऑफ नगरकोट। तो मॉस्क्यू बोलते हैं मस्जिद जो था वो किसने जो था वो बनाई थी, किसके कहाँ पर, ये जो कांगड़ा का किला था, नगरकोट का जो था किला था इसके अंदर। तो नगरकोट का किला जो था वो इसके अंदर। पहले तो देखो ये जितने भी रहे, अकबर हो गया, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर तो देखो समर्थ ही नहीं रहा था कि ये अंदर कांगड़ा किले तक घुस पाता। कांगड़ा में तो काफ़ी लूटपाट इसने मचाई थी। कांगड़ा की ऐसी बात नहीं है, कांगड़ा का गांव भी इसने जो था वो बाद में चलकर अपनी नवरत्नों में से एक को जो था वो दिया था। परंतु फिर ये समर्थ नहीं था कि कांगड़ा के किले को भेद पाता। कांगड़ा का किले को जहांगीर ने भेद लिया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। और इसी ने जो था वो यहाँ पर मस्जिद भी जो था वो बनाई थी। बाद में चलकर अपनी बीवी के साथ, जिसका नाम नूरजहां था, नूरजहां के साथ जो था वो यहाँ की यात्रा पर भी जो है ये आता है। नूरजहां का बड़ा सम्मान जो था वो नूरपुर का राजा जो था वो जगत सिंह वो करता था। तो नूरपुर के राजा ने कहा कि हम नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था, धमेरी का नाम जो है वो नूरजहां के नाम पर रख देते हैं। ये सारी कहानियाँ वैसी हैं कि अगर डेली वीडियोस देखते हैं तो याद हो गई होंगी। कुछ नया भी तो जानना ज़रूरी है। अब देखो बेसिकली होता ऐसा है ना, जब तक कांगड़ा का किला कांगड़ा रियासत के राजाओं के पास था ना, तब तक तो वो लड़ते रहे। अंदर से ही जो था वो उन्होंने काफ़ी मुकाबला जो था वो मुगल सेना का किया। परंतु फिर बाद में चलकर काफ़ी लंबा युद्ध जब चला तो 1619 में जो था वो कांगड़ा किले को मुगलों के द्वारा घेर लिया गया। और जो अंदर सैनिक थे, अंदर जो था वो राजा था, उनके पास जो था वो अनाज खत्म हो रहा था, उनकी जो सामग्री थी वो भी सारी समाप्त हो रही थी। तो भूखमरी जो था वो एक कारण बन गई, जिसके कारण जो था वो किला छोड़ना पड़ा था। और 1620 में जो था वो इनको मुगलों के आगे जो था वो झुकना पड़ा और किला जो था वो मुगलों के हाथ में आ गया था। अब किला मुगलों के हाथ में जाता है। किले के जो पहले फौजदार हैं, किलेदार हैं किले के, जो वो पहले बनाए जाते हैं नवाब अली खान। नवाब अली खान को बना दिया जाता है। 1622 में जहांगीर जो है वो स्वयं आता है और कांगड़ा में जो है वो विजिट करता है। यहाँ पर आकर ये क्या करता है, यहाँ पर इसने जो था वो एक दरवाज़ा है जिस पर इसने जो था वो अपना नाम लिखवाया और वहाँ पर डेट जो था वो अंकित करवाई कि कब जो है वो कांगड़ा किले को कैप्चर किया गया है। अब इसने ये सब तो कर दिया। अब इस दरवाजे का जो नाम था ना, ये जो दरवाज़ा था, इसको जहांगीरी दरवाज़ा जो था वो कहा गया। बाद में चलकर जब 1786 में या फिर 85-86 में महाराजा संसार चंद के अधीन जो है वो किला आता है, तो महाराजा संसार चंद क्या करते हैं, इसको जो है वो वहाँ से निकलवा देते हैं। इस जो पत्थर था या फिर जहाँ पर ये नाम लिखवाया गया था उसको निकलवा देते हैं और उसको जो है वो किले में रखवा देते हैं, अपने गोदाम में जो है वो रखवा देते हैं, जो गोदाम किले का था। और 1857 में जो था वो राजकुमार नैनिहाल सिंह जो है लाहौर इसको ले गया था बाद में चलकर। तो ये कहा जाता है। तो जहांगीरी दरवाज़ा भी आपको पता चल गया यहाँ से, और किस तरह से जो था वो इन्होंने आक्रमण किया वो भी आपको पता चल गया, किस तरह से इनको छोड़ना पड़ा था, क्या रीज़न जो था वो रहे थे। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हु रिनेम्ड प्रेम प्रचारिणी सभा एज धामी प्रेम प्रचारिणी मंडल। तो बोलते हैं कि प्रेम प्रचारिणी सभा का नाम बदलकर धामी प्रजा मंडल किसने रखा था। तो ये भागवत सोहता जी के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, पूरा सिनेरियो किस तरह से है देखो। प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था वो 1937 में
जो था वो इसकी स्थापना की गई थी और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है धामी रियासती प्रजामंडल में 1939 को जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले इसकी स्थापना हुई 1937 में, 1939 में इसको रीनेम या फिर कन्वर्ट जो है वो कर दिया जाता है। और धामी प्रजामंडल जो है, इसको धामी प्रजामंडल को जो है वो लीड कौन करते हैं, तो श्री सीताराम थे जो इसको लीड करते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि फिर बाद में चलकर धामी गोलीकांड भी होता है। 1639 में जो है ये धामी गोलीकांड जो है वो होता है और उस टाइम भागमल सोहता की अध्यक्षता में जो है वो धामी रियासत की ओर जो था वो जो स्वयंसेवी थे वो बढ़ रहे थे। वहीं पर गोली चला दी गई और कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग मारे गए, 2 लोग यहाँ पर मारे गए थे। इसकी जो था वो निंदा महात्मा गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो था वो की गई थी। तो इस तरह से धामी प्रेम प्रचारणी सभा 37 में बनी, इसको रीनेम कन्वर्ट कर दिया गया 1939 में। फिर प्रजामंडल आ जाता है, प्रजामंडल को लीड कौन करता है वो भी पता चल गया। ये सारा सिनेरियो रहता है। धामी रियासत की स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा वॉज फोर्स्ड बाय पीपल टू लीव बिलासपुर एंड टुक असाइलम एट कुल्लू। तो बोलते हैं कि किस राजा को बिलासपुर के लोगों ने जो था वो रियासत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, फिर बाद में चलकर इसको कुल्लू में जाकर जो था वो शरण लेनी पड़ी थी। बिलासपुर के राजा था ये मेघचंद, ऑप्शन बी सही आंसर है। मेघचंद का थोड़ा बर्ताव जो था वो ठीक नहीं था, तो बिलासपुर के लोगों ने ही इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इसको क्या करना पड़ा था, यहाँ से इसको निकाल दिया गया तो ये कुल्लू में जाकर जो है वो शरण लेता है। बाद में ये इल्तुतमिश की सहायता जो है वो लेता है और इल्तुतमिश की सहायता से जो है ये फिर से जो है वो बिलासपुर का राजा जो है वो बन जाता है। ये इसके साथ हुआ था। अब बिलासपुर का आपको पता चल गया कि किस तरह से हुआ था। कहलूर रियासत जो था ये हुआ करती थी, इसकी जो स्थापना थी वो राजा वीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि मेघचंद भी जो था वो इसके राजा हुए और मेघचंद को जो था वो कुल्लू में जाकर शरण लेनी पड़ी। इल्तुतमिश की सहायता से इसने फिर से गद्दी को प्राप्त किया और बाद में चलकर इसी तरह अलग अलग राजा आए, जैसे कि ज्ञानचंद भी जो है वो एक राजा आते हैं। ज्ञानचंद जो था ये जो था वो किसके समकालीन थे, ये अकबर के जो था वो समकालीन थे, ये आपने ध्यान रखना है। ज्ञानचंद ने जो था वो सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को भी जो था वो अपना लिया था। और इसी तरह कहलूर का नाम बिलासपुर पड़ता है जब राजा दीपचंद आते हैं और 1654 में ये अपनी राजधानी जो है वो सुनहानी से बदलकर जो है वो बिलासपुर ले जाते हैं, तो ये इसका नाम जो है वो बिलासपुर ही बाद में जाकर पड़ जाता है। बिलासपुर के राजा हुए जिनका कार्यकाल बड़ा समृद्ध माना गया। बिलासपुर के ऐसे राजा भी हुए जिनका कार्यकाल जो था वो बड़ा ही काला युग जो था वो बिलासपुर की हिस्ट्री में माना गया। तो बिलासपुर के राजा खड़गचंद हुए, खड़गचंद का कार्यकाल जो है वो बड़ा ही काला युग जो है वो माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। और राजा हीराचंद हुए, हीराचंद का कार्यकाल जो है वो बड़ा ही गोल्डन पीरियड जो है वो माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। देखते ही देखते जो है वो बिलासपुर में कुछ आंदोलन भी होते हैं और बाद में चलकर राजा आनंद चंद जो है वो यहाँ के अंतिम शासक जो है वो बनते हैं। वो मैंने बता दी है कहानी आपको सारे की क्या होता है। तो नए पॉइंट जो भी आपने जाने, जैसे कि ये पॉइंट आपने जान लिया कि किस राजा ने जो था वो कुल्लू में जाकर शरण ली थी और फिर से जो था वो गद्दी को किसकी सहायता से प्राप्त किया था, एक ये हो गया। और बीच में भी डिटेल से जो भी पॉइंट निकल कर आए उन सभी को जो है वो लिख लें या तो फिर एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लें ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए। पढ़ो कम रिवाइज ज़्यादा करो, पढ़ो कम रिवाइज ज़्यादा करो, यही फॉर्मूला है कि चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। आगे देखें, क्वेश्चन बोलते हैं वेयर इज़ द मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 2010-2011। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो मोबाइल टेस्टिंग एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 2010-11 में, ये कहाँ पर की गई थी, कहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। लास्ट एडिशन में हमने मिशन एलाइड की ये डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 टेलीग्राम से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकती है, वो सारी की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाती है। न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।